नहीं पता DSSS निकलेगा, आपका नहीं पता आपको KVS निकलेगा, आपको नहीं पता चंडीगढ़ JBT निकलेगा, आपको नहीं पता BPSC निकलेगा। आपको जो जनरल सब्जेक्ट्स है ना उसको हाई लेवल की तैयारी रखो, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर बदल थोड़ी जाएगी पेपर के लिए, मैथ्स है तो मैथ्स नहीं बदल जाएगा। बस आपको ये है कि जब जो पेपर आए उस पर थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाओ। तो जैसे आपने सुल्तान मूवी में देखा है, जब वो कुश्ती स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले लड़ाई करने जाता है, कुश्ती करने, और वो पहले अपनी औकात चेक करता है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, सबसे पहले आप उस एग्जाम में अपीयर होके देखो। अपीयर कैसे हो गए? प्रीवियस ईयर दो मॉक दे दो, इससे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो, पेपर का क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने लेवल के क्या पैटर्न है, आप कर पाओगे, आपको कितना और मेहनत करने की जरूरत है। जिन लोगों की तैयारी 5 साल खींचती है ना, वो सीरियस नहीं होते, कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंधी तैयारी कर रहे हैं। अंधी तैयारी समझते हो आप? बस सिलेबस करने में लगे हो, प्रिपरेशन नहीं है, एग्जैक्टली एक्टिव प्रिपरेशन है, दिमाग खोल के अवेयर नहीं है कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या है। कई लोग सिलेबस ही पूरा करते रहते हैं। 12th बेस पे तो CHSL या MTS के लिए इतनी मेहनत करेगी, 30-40 हज़ार रुपए मुश्किल से सैलरी मिलेगी, आउट ऑफ स्टेट पोस्टिंग रहेगी, तो उसने मुझे टीचिंग के बेनिफिट्स गिनाए कि भाई 50+ सैलरी रहेगी, तो होम स्टेट में रहेगी, 6 घंटे की जॉब है, ये ट्रांसफर होने का टेंशन नहीं। 2 स्टोरी चलेंगे भाई पैरेलली। कि वो एग्जाम मैंने भी दिया था। आपका कितना स्कोर था DSSB PRT में? मेरा 140+ था, है ना? उस टाइम मेरा 130 था। तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया था, मैम का भी हो गया था। ये DSSB में कैसे आ गई, मैं DSSB कैसे ज्वाइन नहीं कर पाया, ये दोनों चीजें आज आपको पता चलेंगी। एक छोटी सी क्या बोलते हैं ना समझी लगा लो, या अनअवेयरनेस की वजह से मैम वहां रह गए और मैं अपना KV में चला। हेलो भाई, कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है मनीषा मैम, जो अभी DSSB PRT सिलेक्टेड है। और कितना 5 साल हो गए? 5 साल अक्टूबर में हो जाएंगे। 2018 में इन्होंने एग्जाम दिया, 19 में इनका सिलेक्शन हुआ, और बस PRT टीचर से लेकर PRT तैयारी हमारे पास मैम है। पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पहले इनका सिलेक्शन हुआ, अभी फिर इनके छोटे भाई हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या कमियां जो आपको महसूस हुई, जिससे जो कैमरे के उस साइड जो बच्चे देख रहे हैं उनको वो कमी महसूस ना हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस वीडियो को आगे रखेंगे। तो तब तक चैनल पर बने रहिए, कमेंट सेक्शन में अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगर आपका कहीं सिलेक्शन हुआ तो आपका हमेशा स्वागत है भाई। मैसेज कर दीजिए हमारे पास इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या मेल पे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तो एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, हम कहाँ आपकी पोस्टिंग है, आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई तैयारी से ले। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपने मुझे यूट्यूब पे देखा भी होगा। मेरे चैनल का नाम है PRT तैयारी। तो जर्नी स्टार्ट होती है 12th के बाद से, जहाँ पर एक बच्चा हर मोड़ पे खड़ा होता है कि अब चौराहा आ गया, अब हमें क्या सिलेक्ट करना है। तो आई वॉन्टेड टू डू इंजीनियरिंग, बट माई पेरेंट्स सेड कि भाई DLED जो है सबसे सही तरीका है, और अपने घर के सिचुएशंस को देखते हुए मैंने DLED ऑप्ट कर लिया। तो मेरा नंबर आ गया था गवर्नमेंट डाइट राजेंद्र नगर डाइट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जब आपके डेस्टिनी में कुछ लिखा होता है ना, ठीक है, तो वो कैसे कैसे रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। तो मैंने BSc मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन ले लिया था, लेकिन फाइनल जो आता है ना आपका लिस्ट, उसमें मेरा नाम था। तो फिर मैं फाइनल लिस्ट वाले दिन अपना एडमिशन कराने गई, और मुझे तब पता नहीं था कि किस ईयर में हुई थी? 12th मेरी 2015 में हुई थी। फिर आपका सीटेट? हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी कैसे आपको लेके जाती है। अच्छा। तो 12th के बाद मैंने जो है DLED में एडमिशन ले लिया, और एडमिशन लेने के बाद वहाँ जाके मैंने अपने 2 साल, मैं ये कहूँगी आप जो भी कर रहे हो ना उसमें पूरा दिल लगा के करो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें अपना 200% दो। DLED करा मैंने तो उसमें पूरा 200% दिया, जितनी मेरी ताकत थी, जितनी मेरी समझ थी, मैंने उस हिसाब से अपना बेस्ट दिया है। तो बात कहाँ से शुरू होती है कि जब सेकेंड ईयर आया तो उस टाइम सब बच्चे सीटेट का एग्जाम का फॉर्म भर रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई भरूँ ना भरूँ, तो आई सेड कि भाई मैं भरूँ नहीं भरूँ। तो मैंने अपने पापा से पूछा, तो मेरे पापा कहते फॉर्म भरने में तेरा क्या जा रहा है, पेपर देके तो आ, देख तो सही कैसे होता है। उस टाइम इतना ऑनलाइन ऐप्स वगैरह होते नहीं थे कि हमें प्रीवियस ईयर मिल जाए। ठीक है। तो फिर मैंने फॉर्म भर दिया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो 15-20 जो भी एक बुक आती है, तो मैंने उससे लगा के प्रैक्टिस करके मेरा सीटेट मैंने दिया, और मेरे 104 मार्क्स आ गए। 2017 में मेरी डाइट खत्म हुई, उसी के टाइम पे फॉर्म DSSB के निकले थे, और वो मैं पेपर देने में गई थी उसी सीटेट के बेसिस पे जो 104 वाला था। तो आप देखो कि मेरे को वहां तक यहाँ तक आना था, इसलिए वो चीजें वैसे वैसे होती चली गई। 2017 में क्या हुआ कि DLED के बाद 2017 में DLED के बाद मेरे पापा ने कहा क्या करना है, तो मैंने कहा पापा आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि तू कोचिंग ले ले गवर्नमेंट जॉब की। और जिससे भी मैं सुनती तो वो ये कहता था भाई टीचिंग की वैकेंसी तो आती नहीं। तो मैंने पैरामाउंट उत्तम नगर में था, SSC की कोचिंग ले ली, और वहाँ जाके तो मेरी नैया ही डूब गई। क्योंकि कोचिंग में क्या था कि फर्स्ट 3 दिन जो ट्रायल होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। बट ये मुझे लगा कि चलो अब एडमिशन ले लिया है,
14,000 रुपये चले गए हैं, अब उसको तो वसूलना ही है कैसे ना कैसे करके। तो मैंने कोचिंग लेने के बाद वो 6 महीने कोचिंग में जो सुबह पढ़ाते थे घर आके पढ़ती थी, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, और संडे को अपना मॉक टेस्ट देने जाना, पैरामाउंट में वहीं होता था उस टाइम पे, तो वो करते थे। फिर मैंने अपना 6 महीने वो तैयारी रखी, और उसी टाइम पे मैं वो पेपर बीच में, कोचिंग के बीच में वो पेपर देने गई थी एमसीडी वाला। तो तब तो मेरे को लगता नहीं मेरा पेपर हो पाता, लेकिन ये है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो कैंसिल हो गया और उसका 1 साल बाद पेपर हुआ 2018 में। कि मैं एसएससी की प्रॉपर प्रिपरेशन कर रही थी, तो वहाँ पे मैं पेपर देने गई थी एसएससी का। तो वहाँ पे मुझे मेरा क्लासमेट मिला, तो मैं उसको लाइफ लॉन्ग थैंक यू बोलूंगी कि उसी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, वरना मैं नहीं होती। तो उसने कहा तू यहाँ क्या कर रही है, मतलब पेपर देने आई हूँ। कह रहा तू कहाँ एसएससी के चक्कर में पढ़ रही है, अपना टीचिंग वीचिंग की तैयारी कर। मैंने कहा तू ही तो देने आया है पेपर। तो उसने कहा यार मैं तो ऐसी प्रैक्टिस के लिए देने आया हूँ। तो फिर उसने मुझे बताया कि यार 12th बेस पे तू CHSL या MTS के लिए इतनी मेहनत करेगी, 30-40 हज़ार रुपये मुश्किल से सैलरी मिलेगी, आउट ऑफ स्टेट पोस्टिंग रहेगी। तो उसने मुझे टीचिंग के बेनिफिट्स गिनाए कि भाई 50+ सैलरी रहेगी, तू होम स्टेट में रहेगी, 6 घंटे की जॉब है, ये ट्रांसफर होने का टेंशन नहीं। मैंने कहा अब उस टाइम उसने मुझे बोल लिया। और आई वुड से कि भगवान ना, आपका अगर कुछ चाहते हो तो भगवान आपको रास्ता दिखाता है, लोगों से मिलवाता है, आपको सजेशंस दिलवाता है, प्रेरणा मिलती है, वो अंदर से आपको इंस्पिरेशन आती है और आप उस पर ध्यान भी देते हो। तो आपको ना उस पर ध्यान देना होता है, मैं ये बोल रही हूँ। तो उस टाइम मैंने उसकी बात सुन ली और घर जाके मैंने उसको रिफ्लेक्ट किया कि यार वो बच्चा ऐसा, मतलब भाई ऐसा बोल रहा था तो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने उसके, अब देखो आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो क्विक डिसीजन, हम ना डिसीजन नहीं लेते। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन लेना, हम डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम पता है कि अभी भी वीडियो देखेंगे, बहुत सारे लोग अभी भी देख के मोटिवेशन आ जाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। आई वुड से कि डिसीजन लो। मैंने उसी दिन पहले शाम को सोचा और अगले दिन ही सोचा कि मैं DSSB की तैयारी को, टीचिंग की तैयारी को किस तरीके से अपने SSC की तैयारी में इनकॉर्पोरेट करूं कि जब वैकेंसी आएंगी तब आएंगी, लेकिन मेरी तैयारी शुरू से ऐसी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि कई लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि जब पेपर का नोटिफिकेशन आएगा ना तभी तैयारी करेंगे, लेकिन ये मेरा माइंडसेट कभी से नहीं था। आप जब पेपर आएगा, आप उस टाइम इतने तैयार होने चाहिए कि आपका पेपर की रिवीजन करो उस टाइम पे, आप तैयारी ना शुरू करो। तो मैं एक साल पहले से तैयारी कर रही थी। तो ये मान लो कि फिर मैंने टीचिंग के लिए, अपना हिंदी के लिए टाइम निकाला और पार्ट बी के लिए तैयारी के लिए टाइम निकाला। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढूं, तो मैंने 1-2 जगह कोचिंग देखी कि कहाँ से तैयारी की जाए। तो मैं एक जगह चली गई थी, गंदी सी कोचिंग पार्ट बी की, और वहाँ जाके मुझे लगा कि उनसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रही, क्योंकि पार्ट बी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। और मुझे लगा भाई इससे बढ़िया तो मैं खुद ही सेल्फ स्टडी कर लूंगी। तो आई ड्रॉप द आइडिया कि भाई मैं कोचिंग नहीं लूंगी, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दोबारा से कोचिंग ले पाऊँ। तो मैंने सोचा मैं सेल्फ स्टडी करूंगी अब जैसे भी होगा। बट मैं अपने भाई के लिए मतलब सोचती हूँ कि मेरे भाई को ये सही चीज़ मिल गई। उसने ओपन से हरियाणा JBT से तैयारी की है, मतलब हरियाणा JBT से अपने DLED की है, तो उसको ज़्यादा कॉन्सेप्ट का पता नहीं था, ठीक है। बट उसने, हिमांशु सर को मैं कैसे जानती हूँ, तो उसी के थ्रू जानती हूँ कि उसने बैच लिया था सर का, वो पेडागोजी वाला। तो उसके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे क्लियर हो गए हैं कि जैसे अब हम ग्रुप में कोई डाउट पूछता है तो मुझसे पहले वही क्लियर कर देता है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो चुके हैं। और सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, तो वो मुझे बोलता भी है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं ऐसे प्रमोशन नहीं कर रही यहाँ पे, आप कभी कोई सोचो प्रमोशन कर रही हूँ, मेरे को ऐसा कोई लालच नहीं है। बट आई एम सेइंग कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना पार्ट में, आपको लग रहा है, आपको लगता है बुक पढ़ के मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं ही कंफ्यूजिंग, तो आपको लगता है तो आप हिमांशु सर की पहले जो डेमो वीडियोस है ना उनको देख लो, और फिर 15 फ्री वीडियोस, 15 फ्री वीडियोस हैं, आप उसको देखो, समझ आता है तो आप इनका कोर्स ले सकते हो। उससे ये है कि आप डाउट में नहीं रहोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप अपने सेल्फ स्टडी करते रहो। तो ये वाली चीज थी। तो उसके बाद भाई मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की, अपना 2-3 घंटे रोज पार्ट बी को लगाए, और बाय गॉड्स ग्रेस मेरा DSSB का पेपर अक्टूबर में था, और मैं बिल्कुल नहीं बोल पाई। थैंक यू, ठीक है। तो उसके बाद क्या, पार्ट बी को मैंने 3-4 घंटे देने शुरू कर दिए, और हिंदी का भी अपना 1 घंटा ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद DSSB का पेपर आया। अब DSSB में कहानी में, मतलब मैं सच बताऊं, मेरी ना इतनी तगड़ी मन्नत मान लो, शिद्दत मान लो, कुछ भी मान लो, कि जब आप बोलते हो ना कि व्हेन यू डिसाइड समथिंग, ठीक है, तो चीजें मूव होती हैं, और आप जब शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं ना, तो पूरा कायनात उसको मिलाने में लग जाता है आपसे। वो वाली चीज थी मेरे साथ। तो मैं बहुत शिद्दत से गवर्नमेंट जॉब चाहती थी, कहीं भी लग जाए, वो काला पानी लग जाए, मुझे कोई टेंशन, पर गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो जब DSSB का पेपर आया तो 29 सितंबर को पहले पेपर था, और जब उसको रिव्यूज देखे मेरे यूट्यूब पे, मैं तो हिल गई। मैंने कहा पेपर कहाँ से आ गया, मैंने कहा जो इतने सालों से पढ़ रहे हैं उनका नहीं हो रहा, वो रो रहे हैं, मैं तो क्या ही करूंगी। और तब हिमांशी सिंह ने भी दिया था वो पेपर, और वो बेचारी कर दी। मैं तो सेकंड पेपर को ढंग से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई, पहुंच भी नहीं पाई, मतलब उसमें पेपर दिया गया था।
तो ये तक कहानियां आई थी बहुत उस टाइम पे। खतरनाक कहानी थी, मतलब उम्मीद ही छोड़ देने वाली। मैं तो कहा, अब मेरा नहीं होने वाला भाई इसमें। और मैम उसमें अब इसमें थोड़ी सी कहानी मेरी भी प्लीज सुन लो। हाँ, सुनाओ, क्योंकि सुनाओ। बच्चे हुआ ना कि एक सेम ही जर्नी है हमारी। हाँ हाँ। तो हुआ क्या था, मैं भी आप वाला पेपर देने गया था। मेरा था सेकंड शिफ्ट, मतलब 14 सितंबर, हाँ सितंबर 14 अक्टूबर को होगा। 14 सितंबर को था। पहला था ना, हैं? 14 अक्टूबर को होगा। 14 अक्टूबर को, 30 सितंबर को पहला था। हाँ। तो 14 अक्टूबर को मेरा एनडीएमसी का था, 14 नवंबर को मेरा डीओई का था, और 22 दिसंबर को मेरा केवीएस का था। तो 14 जो सितंबर अक्टूबर का था ना पेपर। तो भाई मैंने 30 तारीख को पेपर, जैसे ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ऑफलाइन पेपर होते थे उस टाइम में, हिमांशु सिंह का रिव्यू देखा और उस टाइम दहशत में चला गया मैं तो, कि मैं भाई इतना टाइम से मेहनत कर रहा हूँ और यार ये क्या हो गया। जब मेरी बारी आई नौकरी लगने की, तब ये अलग ही पेपर आ गया। और मतलब हालांकि कोई वैसा नहीं था कि यार पेरेंट्स मुझे टोंट मार रहे थे कि यार तू तो पढ़ता नहीं है या तेरी जॉब नहीं लगी तो ये हो जाएगा, पर एक वो नहीं बट था अपने कि खुद के ही सपने भी तो होते हैं ना। यार इतनी मेहनत करके भी अगर नहीं हो रहा है तो गलत चीज है ना ये। हम्म। कहाँ क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है ये। तो मतलब वो एक अजीब सा बुखार वाली फीलिंग, और मतलब अजीब सा डाउन मार गया। और पापा मम्मी को कह रहे कुछ कोई जरूरत ना पेपर की, कि छोरे ने शांत कर ले, तो हाँ। हमने कोई पेपर ना दबाना, कोई नौकरी ना करवानी हमने। और भाई उसके जस्ट बाद फिर हिमांशी सिंह ने क्या किया, वो एनआईएस वगैरह की कुछ हाईलाइटेड चीजें करवा दी, वो मैंने पढ़ ली। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए, और भला हो गया हमारा कि भी मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, 130 नंबर आ गए। पर मैम ने तो 2015-16 में वो सीटेट दे दिया था ना, हाँ। वो मैंने नहीं दिया था। मैं उसके बाद 2 साल आया भी नहीं उसके था। बाद 2 साल सीटेट हुआ ही नहीं। हम्म। और जब सीटेट नहीं हुआ लेकिन वैकेंसी आ गई, ये पहले वाले के बेसिस पे मैडम लग गई, हम वाटर जी लगने से रह गए। ठीक है। तो ये हुआ मैम। फिर उसके बाद अब बहुत खतरनाक, मतलब ये हो गया कि भाई बस की नहीं है, मैं तो कैसे ही करूंगी जब पहले वाले रोल, क्योंकि बिल्कुल वही 19-20 साल की उम्र थी मेरी। तो आप ना, जो लोग दूसरे होते हैं ना, उनको देख के आप लगता है ये ज्यादा पढ़ता है, ये तो बड़ा है, इसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता, आप अपने ऊपर विश्वास रखो। तो मैंने पापा से बात की, पापा पेपर इतना खतरनाक है वो, तो मेरे पापा ने कहा सोल्यूशन क्या हो सकता है वो सोच। ठीक है, तो मैंने कहा पापा सोल्यूशन यही है कि कहाँ से पेपर आया वही देखना पड़ेगा, वही पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने भाई पता चला एनआईएस करनी, तो मैंने जितनी पीडीएफ थी ना सारी डाउनलोड कर ली। पहले मैं रोज 7 बजे उठती थी पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने 4 बजे उठना शुरू कर दिया, 2 घंटे एक्स्ट्रा वो एनआईएस के लिए। मैंने कहा पता चला मेरे पेपर, 1 महीने का गैप हाँ मिल मुझे गया। 1 महीना गैप मिल गया। तो यही है कि भगवान ने मुझे टाइम दिया कि कोई बात नहीं होगा। तो मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था वो, आप सोचो 1 महीने रोज आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, तो मैंने पीडीएफ अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर ली और उसी से पढ़ती रही, और जो जो पॉइंट्स थे वो साथ साथ लिखती चली गई। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ना, आपको हर चीज परेशान कर रही होती है, घर वालों की बात है, रिश्तेदारों की बात है। तो मैंने सोचा भाई मुझे DSS भी तो छोड़ो, मेरे को केवीएस से बाहर ही जाना है, मेरे को घर में रहना ही नहीं। तो मैंने इतनी शिद्दत से तक DSS की तैयारी नहीं की थी जितनी केवीएस की। तो केवीएस का मेरा पेपर हो गया। वही वाली बात, केवीएस का पेपर भी इतना धमाका, एक तो सिलेबस चेंज हो गया, 5 से इतने सारे सब्जेक्ट घुसा दिए उसमें, कंप्यूटर भी, SST भी, साइंस भी, अलग अलग। केवीएस का पेपर भी क्लियर हो गया। उसके बाद आती है इंटरव्यू की तैयारी। चलो रिटर्न की तो हम तैयारी करते ही हैं, लेकिन इंटरव्यू जो था बहुत खतरनाक, डर लगता है उससे। बट यही है कि मेरे को, आपको मैं बताती हूँ मजे की बात, कि जब मैं DSS का फर्स्ट वाला जो कैंसिल हो गया था पेपर, वो दे के आ रही थी, तो मेट्रो में मुझे एक दीदी मिली थी, तो वो तभी असम में सिलेक्ट हुई थी। तो उनका मेरा कांटेक्ट एंड तक रहा, उन्होंने मुझे गाइड किया ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, ये पढ़ना है। 1-2 सीनियर भी थी मेरी। तो इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है मैंने उनसे पूछी। ठीक है, उनसे पूछ के अपनी तरफ से बेस्ट क्या क्या हो सकता है, बैंकिंग के इंटरव्यू, सबके इंटरव्यू देख देख के मैंने अपना एक तैयारी बना ली। ये वाला बहुत अच्छा मोमेंट है जो मैं बताऊंगी, कि इंटरव्यू जिस दिन मैं देने गई ना, मतलब भगवान की सच में मुझ पे इतनी कृपा थी। मैं आपको ये बोलूंगी, देखो जब आप कोई चीज चाहते हो ना और आप मेहनत कर रहे हो, तो हमेशा पॉजिटिव सोचो और अपना बेस्ट सोचो। ठीक है, तो जब मैंने तैयारी करनी शुरू की, तो मेरा शायद फर्स्ट या दूसरे दिन पे मेरा इंटरव्यू था, और सबसे पहले ही टाइम पे 4थे नंबर पे मेरा इंटरव्यू था। आप सोचो कि मैं इंटरव्यू से पूरी रात में सोई नहीं थी डर के मारे, लेकिन ये है कि अगले दिन मेरा जल्दी हो गया, और मेरा इंटरव्यू इतना जबरदस्त हुआ था, इतना जबरदस्त कि मेरे चेहरे की खुशी अलग थी। ठीक है, सेम है। हाँ, मतलब मेरे पापा मुझे देख के आपका खुश हो गए। मेरा था JNU में। अच्छा, मेरा भोपाल में। मेरा JNU में था। मतलब वही बोल रही हूँ ना कि मेरे को भगवान ने हर जगह कैसे साथ दिया। तो ये वाली चीज है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, तो आई वॉज वेरी श्योर फ्रॉम माई साइड कि मेरा तो होगा। ठीक है, बट फिर मेरा उसके बाद क्या हुआ, मैं जब फ्री हो गई इंटरव्यू से, एस्टेट से, सीटेट से, सब एग्जाम बीच में दे दिया और सब अच्छे गए मेरे। फिर मैं
मैं ना कभी कभी कहीं गई नहीं थी, तो मैं अपने बुआ के घर पे गई थी और वहां जाके रिजल्ट वाली स्टोरी बहुत अच्छी है और शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। रैंडम एक दिन क्या हुआ, मेरा फ्राइडे का व्रत था, तो मैं पूजा वूजा करके बैठी, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे रिजल्ट की पीडीएफ शेयर कर दी। तो मैं रिजल्ट ऐसे देख रही हूँ और अपना रोल नंबर कम से कम मैंने पता 50 बार चेक कर लिया, यही रोल नंबर है ना, दोबारा कॉपी पेस्ट करके देख रही हूँ, इधर लिख के देख रही हूँ। और मेरी बुआ देख रही, पता नहीं क्या कर रही है फोन में, ये मेरे बुआ का लड़का आया, कहता दीदी आज तो आप फोन में कुछ ज्यादा ही बिजी हो। तो मैं इतने दबेपन से कह रही हूँ, बुआ मेरी ना गवर्नमेंट जॉब लग गई है और मेरा सिलेक्शन हो गया। कह रही तो इतने मेरे मन से क्यों बोल रही, खुश होके बोल। मैंने कहा मैं थोड़ा भी डाउट में हूँ। तो फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, उसने बोला हाँ हो गया यार। फिर मैंने अपने पापा को फोन करके बताया, तो मेरे पापा इतने खुश, मतलब मेरे पापा वाज लाइक, मतलब कि मेरे पापा से मैंने बाद में पूछा था तो मेरे पापा रोने लग गए थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी जो बहुत गरीब होता है ना, उनके लिए सरकारी नौकरी के लिए भगवान मिल गया, बिल्कुल कुछ ऐसा इम्पॉसिबल सा हो गया। ठीक है, लोगों को लगता है टीचिंग ही तो है, प्राइमरी टीचर तो है, बट उनसे पूछो जिनके लिए इम्पॉसिबल है वो चीज। assurance है ना मैम, कि हाँ। आपकी लाइफ की एक तरह से बैकअप मिल गया, आपको सेफ्टी हाँ। मिल गई। मैं बताती हूँ, मेरी पूरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, मेरे पूरे गांव में एक बंदा गवर्नमेंट जॉब पे है, वो भी मतलब पुलिस में है। ठीक है, तो मैं तो पहली लड़की हूँ, रिश्तेदारी में भी हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था वो कि आई डिड समथिंग इम्पॉसिबल। तो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट वाली चीज थी वो। तो उसके बाद मेरे पास सब रिश्तेदारों के फोन आने लग गए, तो मेरे पापा मुझे उस टाइम तो सुन लिया, उसके बाद बोलते पहले ढंग से चेक कर लियो, कभी बेइज्जती करा दे, कभी बाद में ना हो। फिर शाम को मेरे फोन पापा कहते कि तू अब घर आ जा, क्योंकि ही वांटेड टू सी मी, और मतलब ही वांट टू सेलिब्रेट, वो चाहते थे कि भाई अब मैं अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करूं। फिर कुछ नहीं था, ज्वाइनिंग का टाइम आया, फिर केवीएस का रिजल्ट आया। तो वो मोमेंट, वो टाइम बहुत अच्छा था, जब आपको लगता है कि आपने जो 1.5 साल जम के सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल घिस दिया ना, अपने आप को बिल्कुल घिस देना जिसे बोलते हैं, वो मजे वाली चीज थी। और फिर जब जॉब लगी तो मुझे स्कूल भी इतना अच्छा मिला है, बहुत अच्छा, मतलब मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे को स्कूल भी वो मिला है जो एमसीडी के स्कूल में से वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूल में आया है। तो मैं भी बता, हाँ हमारे यहाँ पे बहुत विजिट्स होती हैं और हमारे स्कूल में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी है, लोग भी हैं, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। वर्थ इट हुआ ना, मतलब बहुत ज्यादा मजेदार था। चलो ठीक है, तो अब उसके बाद आ जाते हैं हम कि एक बच्चा जो अभी तैयारी वाले फेज में आ रहा है, मतलब वही क्वेश्चन है मेरा कि मान लो अगर मुझे या किसी को भी XYZ तैयारी करनी है, तो आप एक सब्जेक्ट वाइज या फिर वो बता सकते हो, सोर्सेज बता दीजिए। बिल्कुल बताऊं। पूरी तैयारी की जर्नी उसकी कैसी होनी चाहिए, तो अब उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ से बताना चाहोगे, सब्जेक्ट वाइज या फिर जैसे भी आप बताना चाहो। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, थोड़ा जोर से बोलना। अच्छा हाँ एक जोर से। तो मैं रहती यहाँ पे ना, बहुत लोग हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और मैं भी ध्यान से कॉन्शियस होके बोलूंगी। तो बात ये है कि जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन लेना, कि आज से आप तैयारी कर रहे हो, जैसे हमारा स्कूल का सिलेबस होता है ना, आप वैसे ही अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए सीरियस हो जाओ। मजाक नहीं होना चाहिए। जिन लोगों की तैयारी 5 साल खींचती है ना, वो सीरियस नहीं होते, कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंधी तैयारी कर रहे हैं। अंधी तैयारी समझते हो आप, बस सिलेबस करने में लगे हो, प्रिपरेशन नहीं है, एग्जैक्टली एक्टिव प्रिपरेशन है, दिमाग खोल के अवेयर नहीं है कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या है। कई लोग सिलेबस ही पूरा करते रहते हैं। जैसे आपने सुल्तान मूवी में देखा है, जब वो कुश्ती स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले लड़ाई करने जाता है, कुश्ती करने, और वो पहले अपनी औकात चेक करता है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, सबसे पहले आप उस एग्जाम में अपीयर होके देखो। अपीयर कैसे हो गए, प्रीवियस ईयर दो मॉक दे दो, और उससे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो, पेपर का क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने लेवल के क्या पैटर्न है, आप कर पाओगे, आपको कितना और मेहनत करने की जरूरत है। और एक कम से कम 5 प्रीवियस ईयर दो, क्योंकि कोई इजी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल दे दे तो आप डर जाओगे, इजी देते सोचोगे हवा में उड़ जाओगे। तो आपको 5 दो, ताकि ऑन एन एवरेज आपको पता चल जाए कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, और आपको लग भी रहा है ना नहीं भी होगा तो डरना नहीं है, पहले छोड़ के नहीं मैदान भाग जाना। तैयारी एक ऐसी चीज होती है जो आपको वहां तक लेके जाएगी। ठीक है, आप पहले अंदर से श्योर होने चाहिए। उसके बाद जब आपने कर लिया तो सबसे पहली चीज आपको करनी है, अपने सिलेबस लिखना है। सिलेबस लिखने के बाद आपको शुरुआत करनी है आपको छोटे छोटे से। अपना पहले सिलेबस डिसाइड कर लो, ये सिलेबस है, इस मंथ में मुझे ये चीजें करनी है, और इस मंथ के बाद वीक में डिवाइड करो कि इतने वीक में ये हो जाना चाहिए, और एक दिन में मुझे ये करना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपकी सक्सेस डिफाइन करती है कि आपका क्या रूटीन है और क्या आपकी हैबिट्स है। ठीक है, आपका हर एक दिन मिलके आपको हर रोज जो आप क्या कर रहे हो फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। ऐसा नहीं आज तो आपने 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ा, आज पूरे दिन 24 घंटे लगे हुए हो, अगले दिन फिर आप डेड हो गए 3 दिन के लिए। आपको ये नहीं करना, आप अपने आप को रोज कंसिस्टेंसी रखनी, बोरिंग रूटीन फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी इज कि आपको शो अप करना है हर दिन।
ठीक है, हर दिन आप किसी दिन आपको लग रहा है बहुत डाउन है, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट दे दो, क्विज दे दो। आपको लग रहा है किसी दिन ज्यादा होगा, किसी दिन कम होगा, लेकिन करना रोज है। मतलब मैं इसको कैसे बताऊं कि आपको अपना जॉब बना लेने हैं पढ़ाई को, बिल्कुल कि जैसे आपको इसके लिए पे किया जा रहा है। आपको किसी दिन छोड़ना नहीं, बहुत सीरियस होकर आपको इसको काम को लेना है। लाइफ में कुछ भी हो रहा है आपके, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या है, आपने डिसाइड कर लिया, डेली का कर लिया, टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। अपने टाइम स्लॉट्स बना लो कि आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो वीक सब्जेक्ट है उसको आपको ज्यादा टाइम देकर उसको सही करना है, और जो स्ट्रॉन्ग है उस पर भी टाइम देना है कि वो स्ट्रेंथ रहे, ये नहीं कि वो वीक में बदल गया, ठीक है। फिर आपको ये भी देखना है कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो पार्ट भी है, वो 100 मार्क्स का है, तो उसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो उसको 3 घंटे के अराउंड दो, ठीक है। अब बात ये है कि टाइम ब्लॉक्स आपने बना लिए। जैसे मैं सुबह क्या था, सबसे पहले उठती 7 बजे, वोकैबुलरी याद करती थी 1 घंटे, तो 10-10 करके। उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे कर सकते हो जब हम सब्जेक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। तो अपना टाइम डिवाइड कर लो। आपको टाइम में पढ़ाई कैसे कर रही है कि आपको पोमोडोरो टेक्निक जो होती है उसको फॉलो करो। कौन सी? पोमोडोरो टेक्निक। अच्छा। ये क्या होता है कि 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट ब्रेक। 90 मिनट्स के बाद आप उठ जाओ, 90 मिनट्स के बाद आप ब्रेक लो। आपका जो दिमाग है वो मसल है, ठीक है, तो उसको आराम भी देना है। ऐसा अपने आपको बर्न आउट नहीं कर लेना। एक लंबी जर्नी हमें तय करनी है, एक लंबा सिलेबस हमें कवर करना है, तो आपको घिसके नहीं करना अपने आप को। रेस्ट लो, पढ़ाई करते रहो, रेस्ट लो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है मेरे को करनी चाहिए थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, लेकिन मैंने नहीं की। उस टाइम में बहुत ज्यादा फेयर में थी या बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी, वो मान सकते हो। और टाइम स्लॉट के बाद अपने उसी टाइम स्लॉट में रोज उसी को पढ़ो। और जब आप अपने टाइम स्लॉट डिवाइड करो ना, तो ऐसी कोशिश करो जो फ्रेश आवर्स होते हैं ना मॉर्निंग के, उसमें मुश्किल सब्जेक्ट्स को कवर करो। जैसे आपके मैथ्स हो गई, है ना, जिसमें आपको फ्रेश माइंड की एनर्जी की जरूरत है। और जो इजी सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिस वाली चीजें है, वो रात के टाइम करो कि सोते सोते भी आप एक्टिवली कर सको। हाँ, ठीक है। आपका मान लो कि कोई पेपर का जो एडमिट कार्ड में ऐसा बैच का टाइम आ गया जिस टाइम आप थके हुए होते हो, आपको तो सोने की आदत है उस टाइम, तो आपको हर चीज की आदत होनी चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसे ही करो कि जैसे आप पेपर के लिए अभी पढ़ रहे हो और पेपर अभी देना है आपको, ठीक है। आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो कैलकुलेशन अपने बिना फोन के करनी है, ऐसी वाली चीजें, ठीक है। तो ये टाइम स्लॉट वाली बात हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, जब हमें कोई चीज पहले से इतनी बड़ी दिखेगी ना, हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने टारगेट स्मॉल स्मॉल रखने जो अचीवेबल है। अपना हर रोज रात को बैठ के लिख लो कि कल मुझे इंग्लिश में ये करना है, मैथ्स में ये करना है, हिंदी में ये करना है, वो करना है, ठीक है। इतना छोटा छोटा रखो। आप शुरू कर रहे हो ना तो छोटा रखना, इतना बड़ा मत रख लेना। कोई कुछ भी कर रहा है और उस पर टिक लगाते रहो, जो करते रहो टिक लगाते रहो। उससे आपको ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हाँ भाई मैंने कुछ कर लिया आज, ठीक है। उसी कॉन्फिडेंस से आप नेक्स्ट डे खुशी से करोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज आ गई। तो ये वाली चीज है कि आपको हैबिट्स ध्यान रखनी है। तो वो दंगल मूवी में डायलॉग मेरा फेवरेट डायलॉग है कि हर वो चीज जो तुम्हें कुछ चीजें दूर करेगी, मैं तुम्हें उससे दूर कर दूँ। तो वाली चीज है, जो भी चीज आपको गवर्नमेंट जॉब से दूर करे वो दूर हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉल आ रही, किसी की भी आ रही XYZ, आपको वो मोमेंट है डिसाइड करने का, डू यू वांट टू पिक अप और नॉट। क्योंकि उठाए वो 10 मिनट भी हो सकते हैं, 2 घंटे भी हो सकते हैं। बात करने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, फिर वो कंसंट्रेशन बनाने में वापस टाइम लगेगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि यू वांट टू पिक अप और नॉट, ठीक है। तो ये इस तरीके की बहुत सारे चॉइसेस आएंगे लाइफ में कि आपको कहीं जाना है या नहीं जाना, जाओगे तो क्या होगा, नहीं जाओगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ, आपके जो 1-1.5 साल होते हैं ना, ये चॉइसेस ही होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। गलत चीजें करके टाइम के बाद आपको अक्ल आती है तो फिर वो टाइम निकल गया ना। कई बार अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाती है। सब्जेक्ट वाइज करना, ठीक है। अब आ जाओ मैम, कुछ ऐसा रह गया तो ठीक है, होगा, साथ साथ में बताते रहेंगे ना। हाँ 200 मार्क्स, जिसमें से 20-20 नंबर के आपके 5 वो हो गए सेक्शंस हो गए, प्लस फिर एक 100 नंबर का भारी भरकम हमारा सब्जेक्ट का अंश। तो किससे स्टार्ट करोगे, पीछे से आगे से, आपकी श्रद्धा है? ठीक है, तो मैं बता दीजिए। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, कई लोग जब DSSB की प्रिपेयर करते हैं, DSSB के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो DSSB का प्रिपेयर मत करो, SSC का प्रिपेयर करो। आप ये देखो सब्जेक्ट कंसर्न रिगार्डिंग, सब चीज के लिए, सॉरी, पार्ट के लिए बात करें। तो जब आप यहाँ की तैयारी करते हो तो यहाँ पे आप तो कहीं स्टे कर जाते हो, ठीक है। इफ यू एम फॉर द मून यू लैंड अप अमंग द स्टार्स वाली बात। तो मैं यही बोलूंगी कि मैं SSC के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मेरा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी सब उसके हिसाब की थी, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको नहीं पता DSSB निकलेगा, आपका नहीं पता आपको KVS निकलेगा, आपको नहीं पता चंडीगढ़ JBT निकलेगा, आपको नहीं पता BPSC निकलेगा। आपको जो जनरल सब्जेक्ट्स है ना, उसको हाई लेवल की तैयारी रखो, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर बदल थोड़ी जाएगी पेपर के लिए, मैथ्स है तो मैथ्स नहीं बदल जाएगा। बस आपको ये है कि जब जो पेपर आए उस पर थोड़ा सा और फोकस्ड हो, ठीक है। तो इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की जो तैयारी है और GS की तैयारी है, GS को थोड़ा सा अलग कर देती हूँ क्योंकि DSSB में कम होता है थोड़ा,
तो आप उसकी तैयारी जो है एसएससी के लेवल की स्ट्रॉन्ग और मुश्किल रखो। ठीक है, कुछ बुक्स बता दीजिए हम साथ साथ। सबसे हाँ। पहले जैसे मान लो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स देखो मैथ्स का सबसे पहले तो ये है, मैं ये बोलूंगी किसी की स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर किसी की वीक है तो पहले एक अच्छी जगह से कोर्स ले लो, क्योंकि वो जो टाइम निकल जाता है ना, पहले टाइम पास करना फिर अकल आना कि अब कोर्स ले लेता हूँ, वो टाइम एनर्जी मनी तीनों वेस्ट हो रहे हैं आपके। वो टाइम चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो पहले ही एक मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल बैच ले लो आप, ठीक है, और वो मैथ स्पेशल जो है ना अच्छे लेवल का लो, अच्छे टीचर का लो जिससे आपको समझ आ रहा है। किसी की सुन सुनाई में नहीं, आदित्य रंजन अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, गगन प्रताप सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप पहले सबकी फ्री वीडियोस पढ़ के फ्री देखो। वीडियोस देख लो, आप YouTube पे देखो, बहुत हाँ, अवेलेबल है। एक चैप्टर पढ़ के देखो किसका आपको ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, और जिस टीचर को पकड़ लिया ना आपने उसी को पकड़ के रखो, क्योंकि उसकी टेक्निक होती है, वो हर चैप्टर में उसी तरीके से पढ़ाता है, ठीक है। तो आप पहले तो टीचर्स को जो जिससे पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, उसके नोट्स से और चैप्टर से इतनी बार रिवाइज कर लो कि आपको टाइप पता चल जानी चाहिए क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, आपके दिमाग में ना जनरल पैटर्न बन जाना चाहिए उस चैप्टर को लेके। उसके बाद आती है प्रैक्टिस की बात। देखो एक क्वेश्चन जो पेपर में आ रहा है ना उसके लिए कम से कम 200 300 400 500 क्वेश्चन जितने लगा सकते हो ना लगाओ, कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए इसमें तो ये होगा, ठीक है। तो उसके लिए बाद में बोलूंगी किरण की बुक लगाओ, ठीक है। किरण की बुक इतनी बढ़िया है ना, जब एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाए ना मैथ्स का, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आराम से। सिलेबस से के बाद भी 2-3 बार रिवीजन चाहिए, और रिवीजन देख के नहीं, हाथों से प्रैक्टिस पेन्स चलाना है आपको। और उस प्रैक्टिस में आपको ये भी करना है कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, और आपको ये देखना है कि आप कम से कम पेन उठाओ। पेन उठाने की आदत आपको कम करनी है, दिमाग में कैलकुलेशन ज्यादा करनी है कि कहाँ कितना जल्दी आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे आपका मैथ्स हो, ठीक है। यही वाली चीज है। सेम रीजनिंग का है, वीडियोस यूट्यूब से देखो जो आपको टीचर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे टीचर। रीजनिंग का तो ऐसा है कि जिसका मैथ्स थोड़ा अच्छा काम कर लेगा, रीजनिंग कॉम्प्लीमेंट्री अच्छी हो जाएगी, प्लस आपको थोड़ी सी कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने की जरूरत पड़ेगी यूट्यूब से, बाकी आपका भला वैसे ही हो जाएगा। रीजनिंग का भी सेम है, किरण की बुक ले लो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है More किरण। than enough। हाँ, मोर देन इनफ है। और आपको हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन बुक है, ठीक है, उसी से पढ़ना है, और उसी बुक को इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, और उसके अच्छे से समझो कंटेंट को, कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस करो उसके प्रैक्टिस जितनी बार हो सकते हैं। और जीएस का मैं आपको ही बोलूंगी, देखो मैंने तो एसएससी का प्रिपेयर किया था तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है, फिर मैं बाद में मॉक के हिसाब से तैयारी करती चली गई, वो एडवांस तैयारी थी, वो अलग चीज है। बट अगर कोई फ्रेश तैयारी कर रहा है DSSB केवीएस के लिए, उसको क्या करना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगी सबसे पहले पॉलिटी स्टैटिक जीके कवर करो आप अपनी, ठीक है, और जो आपका मैराथन्स होता है ना 10 घंटे में पूरी ज्योग्राफी, 10 घंटे में पूरी हिस्ट्री, वो कर लो। उससे क्या आपको जनरल एक टाइमलाइन पता चल जाएगी, क्या चीज की आपको आइडिया हो जाएगा टॉपिक मतलब एक बार में वो चीजें होती चली जाएंगी। 10 दिन लगेंगे, 1 घंटा भी आप रोज पढ़ोगे 10 दिन लगेंगे हिस्ट्री कवर करने में, तो 10 घंटे वाली मैराथन होती है। मुझे लगता है ये वाला स्मार्ट आइडिया था कि आपको पूरी हिस्ट्री पता चल गई। और दूसरा ये भी है मैम, जीएस में क्या है कि आपका कंटेंट रेशो, आपका मतलब क्वेश्चन पूछना और मार्क्स आना, ये बहुत डिफरेंस रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। बहुत कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, तब आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से उसके रिलेटेबल फिर उसमें से मार्क्स आएंगे भी या नहीं आएंगे उसका भी डर रहता है। हाँ बिल्कुल, तो बहुत वास्ट होती है जी। तो मैं यही बोलूंगी पहले तो आप अपना पॉलिटी की जो पूरी एक कवर कर लो मैराथन से, जिसके अच्छे व्यूज हो, जिसका आपको समझ आए। 1 मैराथन वाली वीडियो पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, ठीक है, इनका कवर कर लो। उसके बाद अपने क्वेश्चंस करना शुरू करो, क्वेश्चन से चीजें कवर होती जाएंगी, जो जो आपके क्वेश्चंस में दिख रहे हैं उसके नोट्स बनाते चले जाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर ही पूछेंगे और कहाँ से पूछेंगे, ठीक है। आपको फिर जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, आपको एनालिसिस हो जाता है कि किस टॉपिक से ज्यादा पूछ रहे हैं, क्या क्या मुझे नहीं आता, ये तैयार कर लो। जैसे मैं बाद में रोज क्विज देती थी, मेरे टाइम पे क्या होता था कि अड्डा और ग्रेडअप के मैं रोज हर सब्जेक्ट के, अड्डा के, एसएससी के भी, टीचिंग के भी, ग्रेडअप के भी टीचिंग और एसएससी के सबके क्विज दे देती थी। और जो जो चीजें मुझे लगती थी कि ये मुझे पढ़ने की जरूरत है, मैं लिख लेती थी और उसको नेक्स्ट डे के शेड्यूल में ऐड कर लेती थी जब मेरा सिलेबस कवर हो गया था और जब मैं तैयारी को अपग्रेड कर रही थी, ठीक है। तो आपको क्या है, वो जो क्विज कर रहे हो आप, मॉक टेस्ट कर रहे हो, उससे आपको ऐड करनी है चीजें, ठीक है। आप मान लो विटामिन का टॉपिक है, ठीक है, विटामिन आप प्रॉपर अच्छे से कर लो, इसमें से क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक एक मतलब ऐसा ना हो कि भी कंटेंट आपने पढ़ा नहीं, बस क्विज अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, वो नहीं होना। कंटेंट पहले आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है, उसके बाद क्विज करो, क्विज में से जो चीजें निकल के आ रही हैं वो आप ऐड कर, अपनी एक कॉपी बना लो कि भाई आज विटामिन पढ़ा है तो फिर विटामिन अच्छे से पढ़ लो। 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन आ गया, 5 ईयर, ऐसे रोज एक एक टॉपिक कवर होता चला जाएगा। अब बात आती है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके का मैंने अपनी लिस्ट भी डाली अपने यूट्यूब चैनल पे कि स्टैटिक जीके में 2024 में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो वाली चीजें, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो और वहां से अपना रोज एक एक टॉपिक उठाओ कि भाई आज मुझे फेस्टिवल्स करना है, आज मुझे 5 ईयर प्लान करना है, आज मुझे सेंसस करना है, उसके नोट्स बनाओ। और एक बुक है ब्रह्मास्त्र एसएससी के बच्चे यूज करते हैं स्टैटिक जीके के लिए, तो एक वही बुक रखो स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए ताकि आप उसको रिवाइज कर सको,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश कहाँ से करे बच्चा? इंग्लिश आप वही जनरल बुक सभी वही बोलते हैं, नीतू नीतू सिंह सिंह, बहुत बढ़िया Plain to बुक है वो, Paramount। प्लेन टू पैरामाउंट वाली। ठीक है, और पहले वो नीतू सिंह को इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपको पता होना चाहिए किस पेज पे कौन सी लाइन लिखी थी, मतलब आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, इतनी बार वो आप पढ़ लो। और ये बात ना आप पहले नहीं हो, बहुतों ने रिपीट करी है। जैसे इससे पहले एक साक्षी ने इंटरव्यू दिया था, उसने भी यही कही थी कि भाई मैंने इतनी बार पढ़ ली थी कि मुझे पता था कि ये अगर टॉपिक है ना तो ये किस पेज पे लिखा हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली पता होता था। ऐसा ही होता है सर। वो रिवीजन वाली बात है। एक टाइम आपको पता क्या होता है, पहली बार रिवीजन करोगे ना आपको पूरा दिन लग जाएगा, दूसरी बार करोगे आधा दिन लगेगा, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे। एक टाइम ऐसा आएगा पेपर से पहले ना पूरी बुक आपको बस ऐसे देखना होगा, बस पूरा सिलेबस आप पूरी बुक 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा, तो वो ठीक है। विद टाइम आपको होता चला जाएगा। वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाती रहती हैं, वो वाली चीज है। ठीक है। और वोकैबुलरी के लिए मैं ये बोलूंगी रोज बैठ के 10-10 20-20 जितनी आपकी कैपेसिटी है। मैंने आपको बोला भी सुबह 7 से 8 में जो है वोकैबुलरी करती थी, मैं अपना जनरल सब्जेक्ट्स एसएससी के हिसाब से ही कर रही थी। ठीक है, तो सुबह 1 घंटा वो अपनी वोकैबुलरी को देती ही थी मैं कि भाई आज एक पेज पूरा सिनोनिम का करूंगी, ठीक है, एक पेज वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, एक पेज उसका इडियम फ्रेज का। तो आपको इस तरीके से करना है इंग्लिश का। ठीक है, आप मैं ये बोलूंगी कि आप एक बार में पूरे दिन की 10 रोटी नहीं खाते, आप 2-2 करके खाते हो या 3-3 करके खाते हो, सेम चीज है। आप इतना सारा मत सोचो, डरो मत, आप थोड़ा थोड़ा करके देखो। आपसे अगर 5 हो रहे हैं ना तो 5 करो, 10 हो रहे हैं 10 करो, बट आपको पता होना चाहिए कितने करोगे, और उससे अकाउंटेबिलिटी रहेगी। जब आप एक हफ्ते बाद देखोगे ना, मान लो 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, तो एक हफ्ते बाद आपको पता है 4 पेज ही हो गए। और एक चीज, जब आप पहला जो आज पढ़ा है ना, कल दोबारा पढ़ने से पहले उसको 5 मिनट के लिए देख लो। देख और देखने से पहले मेरे को लगता है एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी मेरी, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। ठीक है, अगर आप खाली घूम रहे हो, ठीक है, ये आपने जो पढ़ा है ना उसको तुरंत बोल के किसी को समझा दो, नहीं समझा सकते खुद को ही समझा लो। उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपको कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी। स्पेशली ये सब्जेक्ट कंसर्न में जरूर काम आएगा। हाँ, ये जितनी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको बहुत अच्छा काम आता है। आप जितना अच्छे से समझा सकते हो ना, इसका मतलब आपको खुद बहुत समझ आया। अब आ जाइए मैम पार्ट बी 100 नंबर सब्जेक्ट कंसर्न, जो कहीं ना कहीं, अब एक बात बताओ, मान लो फर्स्ट पार्ट के लिए तो सभी कुछ कुछ बताते हैं, सेकंड पार्ट 100 मार्क्स, इतना बड़ा सिलेबस है और पता नहीं कहाँ से क्या दे देते हैं वो। तो उसके लिए कहाँ से तो करें, कहाँ से कोचिंग ले, क्या करें, मतलब उसके लिए एक होलसम तैयारी करने के लिए क्योंकि देखो आज के टाइम पे अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो 150 नंबर तो अपना टारगेट लेके चल ही रहा है वो। 150 नंबर का टारगेट अचीव करने के लिए उसको कहाँ से कोचिंग लेनी पड़े, कैसे उसको मार्क्स ब्रेक डाउन करने पड़े, किस तरीके से वो सेकंड पार्ट में वो स्कोर करे कि भाई उसका एक वो अचीव हो जाए 150 मार्क्स। तो उसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए, स्पेशली सब्जेक्ट कंसर्न 100 मार्क्स प्लीज। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज ऐड करूंगी। हाँ। जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हो, सबसे पहले उसका सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न ये लिख लो। फिर आप अपने माइंड में क्लियर ना स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि इतने सब्जेक्ट का ये नंबर आ रहा है। आपकी तैयारी के हिसाब से आपको पता चल जाता है इसमें 20 में से 18 तो आ ही जाएंगे, ठीक है, इसमें इतने आ जाएंगे, इतना पहले रखो। और अगर आपको लग रहा है कि भाई इतने में, जब आप एंड में कैलकुलेट करोगे आपको लग रहा है यहाँ तो मेरे 120 ही नंबर बन रहे हैं, लेके जाने मुझे 150 तक, तो मुझे अभी 30 नंबर कवर करने हैं। अब ये 30 नंबर कहाँ कवर करूंगा, ये सोचना है। आपको लग रहा है इंग्लिश में कर सकती हूँ मैं खींचतान के, तो इंग्लिश में मेहनत करो, हिंदी में कर सकते हो हिंदी में करो, ये वाली चीज है। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आप देखो, आपको 25 चीजें नहीं पढ़नी, एक ही पार्ट बी का सब्जेक्ट है, वही मतलब समझ रहे हो। हाँ, तो 5 अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी। तो पार्ट बी के लिए मैं ये बोलूंगी कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एक जगह आपको कभी भी सारी चीजें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरे डाइट की बुक्स जो थी, डीएलएड की बुक्स, उसके बाद मैंने ना एडवांस साइकोलॉजी की एसके मंगल की बुक ली थी, वो ली थी। फिर कुछ इग्नू की बुक्स थी जिसमें जैसे कोई टॉपिक मुझे नहीं मिल रहा, मॉक टेस्ट देते वक्त कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, नहीं समझ आ रहा, तो उस इग्नू का मैं ई ज्ञान कोश करके डाल देती थी, तो पीडीएफ मिल जाती थी, वहां से पढ़ लेती थी मैं। और जब मॉक टेस्ट देते थे ना तो नीचे एक्सप्लेनेशन दी होती है वहीं से, टेक्स्ट बुक पे। हाँ, उस टाइम टेक्स्ट बुक नहीं था ना, तो ग्रेड अप और अड्डा से ही मैंने किया है। तो उसमें नीचे जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उसको लिख लो, वहां पे कुछ समझ नहीं आया तो गूगल पे चल जाओ, गूगल इज ऑलवेज अवेलेबल। आपने जहां से आपको जब तक क्लैरिटी ना आ जाए ना तब तक उसको पढ़ो। तो इसका मेरे को बताती हूँ, जब मैंने शुरू किया था ना मुझे पार्ट भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कहाँ से करो क्या करो। मैंने मतलब एक लड़की से पूछा तो उसका सिलेक्शन हो गया था। शी वाज लाइक, उसके एटीट्यूड ऐसा कि उसने मुझे कैसे एक्सप्लेन किया, इफ यू आर डेस्टाइन्ड टू, इट इज ऐसा बोला था उसने, इफ इट इज डेस्टाइन्ड टू हैपन इट विल हैपन। तो आई वाज डेस्टाइन्ड टू बी देयर। तो मैंने कहा भाई गाइडेंस दे दे मुझे, तू डेस्टाइन्ड थी हैपन होने के लिए, ठीक है, मैं करूँ कैसे। तो वहां से मुझे कह रही हो गया,
तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं क्या करूँ, मैं बहुत मतलब ज्यादा यार अपनी प्रिपरेशन ट्रैक नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो मुझे वो समझ नहीं आया कि कैसे तैयारी मैं करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि एक जनरल जो तरीका होता है, सिलेबस निकालो, टॉपिक उठाओ और करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मैंने यही किया कि अपना जो टॉपिक से जितना सिलेबस था उसको लिख लिया और एक एक करके सब कुछ करना शुरू करें। बट मैं एक चीज बोलूंगी, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो थिंकिंग पढ़ रहे हो आप, ठीक है, पर्सनालिटी पढ़ रहे हो या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, इंक्लूसिव करिकुलम पढ़ रहे हो, उसको एक बार ही इतना अच्छा से कर लो कि 10 बार उसको पढ़ना ना पड़े, वो सफिशिएंट हो जाए। आपके नोट्स अपने आप में सफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि एक टॉपिक उठाओ, उसको अच्छे से कर लो और उसके नोट्स बनाओ। कहाँ से? सर अब वही तो बता रही हूँ मैं कि आप तो एनआईओएस, पहले एनआईओएस करने हैं आपको, कोई टॉपिक उठाया सबसे पहले एनआईओएस करनी है, उसके बाद आप उसके टॉपिक को जो है ना देखो, अगर इग्नू में मिल रहा है तो इग्नू में और पढ़ लो, एक्सप्लेन हो रखा है। तो इग्नू और जो एनआईओएस है वो बहुत अच्छे रिसोर्स है, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाली चीजें हैं ना, ठीक है, वो किसी की प्राइवेट अपनी पब्लिश की हुई बुक नहीं है। हाँ, तो वो मतलब अगर कुछ लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा। बिल्कुल। तो वो दोनों बुक्स तो हैं ही, और एक होती है एसके मंगल की एडवांस साइकोलॉजी, तो वो भी यूज कर सकते हो, बट पहले एनआईओएस से ही पढ़ना है। और जैसे कि पहले भी हमने बहुत बार बच्चे बता चुके हैं कि 502, 506 और 507 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कोर है साइकोलॉजी का। तो पहले तो उन्हीं को इतना पी लेना है, एब्जॉर्ब करना है, रटना नहीं, समझना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और पढ़ने नोट्स के रिवीजन के साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो रीड करने के बाद समझ नहीं आते हैं, तो उनको समझने में टाइम लग जाएगा। हमें 1 मिनट का ही मुश्किल से टाइम मिलता है अगर हम क्वेश्चन पढ़े और भी नहीं होती मैम, वही तो मैं बोल रही हूँ, 200 क्वेश्चन है, टोटली 120 मिनट होते हैं। हाँ, तो 60 मैं मान के चल रही हूँ 1 घंटा में प्रॉपर पार्ट बी को भी दे रही हूँ ना, सब कुछ जल्दी जल्दी करके, तो भी 1 मिनट भी पूरा नहीं मिल रहा है ना 100 क्वेश्चंस करने के लिए। तो आप कितनी देर में तो पढ़ोगे, कब समझोगे, कब आंसर दोगे, और इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, बोथ ए एंड बी एंड सी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप रीड करके कॉम्प्रीहेंड कर पाओ पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, जितना जल्दी आप वो कर पाओगे वो आपको पहले प्रिपरेशन टाइम पे करना है। इसके लिए वो एक कोट होता है कि आपको एक्चुअल बैटल ग्राउंड में खून ना बहाना पड़े, उससे बेटर है कि आप पहले ही पसीना बहा लो अपना। The more you sweat in peace, the less you bleed in war. ये वाली चीज, तो मैं यही कहूंगी कि पहले उसका ये करो, टॉपिक वाइज चलो। आपको सबसे इजी सोल्यूशन ये है, अपना सिलेबस लिख लो, ठीक है, और उसको एक एक टॉपिक वाइज करो। सबसे पहले एनआईओएस से कवर करो, जो टॉपिक उठा रहे हो उस टॉपिक को बस जो है गूगल पे डाल के इग्नू में भी देख लो, और वहां से आपका होता चला जाएगा। पहले इतना करो, ज्यादा आपको ये नहीं वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो नहीं करना है। वो करने के बाद जब आप क्विज दोगे तो आपको उसी में से और चीजें दिखेंगी, तो आप वो ऐड ऑन करते चले जाओ अपने नोट्स को। और आपको नोट्स बनाते वक्त 1-2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ने हैं, ताकि बाद में कोई चीज ऐड ऑन हो तो ऐड ऑन कर लो। और ये सारी चीजें ना मैम कपिल बोल रहा होगा ना? नहीं, वो क्यों बोलेगा, मेरी अपनी खुद की तैयारी है। अच्छा, हाँ, अभी भी? नहीं अभी नहीं, मतलब जब शुरू से ये ना मैं ना सारी चीजें, जैसे अब आप जो बता रहे ना, ये चीजें हम भी बताते हैं, और यही चीजें फिर जो जितने सिलेक्शन हो रखे होते हैं ना बच्चों की, वो बातें घूम फिर के आ रही है। हाँ। और फिर मुझे ध्यान आता कि यार एक चीज तो बिल्कुल डेड श्योर है कि जिसको तैयारी और सिलेक्शन लेना है ना, उसको वही बात आपकी ध्यान में आ रही है मुझे कि उसी बोरिंग रूटीन से जाना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके अलावा। एक्सक्यूजेस तो हाँ, फिर आगे बताओ। तो ये वाली चीज है पार्ट बी के लिए। हाँ। पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, क्वेश्चंस दो, क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, उनको रिवाइज भी करना है। और यही एक टाइम के बाद क्या होगा, जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप उस टॉपिक को एक्चुअली रिवाइज कर रहे हो। एक्चुअली आपका टेस्ट हो रहा है ना, आपको कितना याद रह गया, कहाँ नॉलेज गैप है आपका, और वो मसल मेमोरी क्रिएट हो रही है कि आप एकदम चीजों को रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन से ज्यादा अच्छी याद होता है चीजें, ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं रेदर देन ओनली वो एब्जॉर्ब करने के, पैसिव लर्निंग के। तो ये वाली चीज है ये मैम। और इसके अलावा, और भाई देखो मैं आपको ऑनेस्ट वैसे बता रहा हूँ, एक टीचर होने के नाते, या फिर जो बच्चों से लगातार तैयारी करने वाले बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही बता रहे मैम। देखो क्या है कि इग्नू की बुक्स हुई, फिर उसके बाद एनआईएस पढ़ना हुआ, ये इतना वास्ट है ना, आप अकेले पढ़ने बैठोगे तो आप मुझे एक पेपर उठा के दिखा दो, क्योंकि 2019 का पेपर बहुत अलग थे, उसमें लाइन टू लाइन उठा रखी है मैम, ठीक है। लेकिन 2022 का पेपर है, जो 27 को एग्जाम हुआ था उसमें एनआईएस आ रखी है, लेकिन जो 7 मार्च को रखा था उसमें एनआईएस नहीं आ रखी। ये तो होता है ना कि आपको तैयारी सबको देख के करनी, आपका टॉपिक इतना अच्छे से होना चाहिए, वो कहीं से भी आए, बिल्कुल वो वाली चीज। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि जो बच्चा एनआईएस और ये चीजें अच्छे से पढ़ के चला गया ना, वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेगा
कि वो इतनी सारी बुक्स ना 3000 पेज है, 3000 पेज आप पढ़ोगे ना तो वो कहीं ना कहीं वही एक टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उसमें कई सारे टॉपिक्स, वो ब्लॉक उसमें 502 में भी मिलेंगे और वही घूम के आपको फिर जब वो स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन और रिसर्च जब पढ़ा रहा होगा ना तब भी वो कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स घूम के आएगा, है ना, उन साइकोलॉजिस्ट के नाम आएंगे। तो चीजें हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि एनआईएस पढ़ा हुआ बच्चा फिर वो फेल नहीं मारेगा, हाँ फेल नहीं मारेगा वो। तो ये चीज है, तो इसलिए एनआईएस का वो हवा सा बना होता है कई बार। ठीक है जी, तो और बताओ मैम आपकी तरफ से कोई हमारे लिए और कुछ इसमें, ये तो हो गया सब्जेक्ट का मतलब पॉइंट टू पॉइंट तैयारी, इसके अलावा आपकी ओर से कुछ सुझाव बच्चों के लिए हमारे लिए? तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, हर रोज पढ़ना है। आप कुछ भी फील कर रहे हो, कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है बस। दूसरी चीज है रिवीजन तो छोड़नी ही नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो उसको आपको बिल्कुल पक्का करना है, एकदम कंसोलिडेट करना है, बिल्कुल स्ट्रांग, कि वो तो आपको अगर कोई रास्ते में पूछ लेना इसको पता है तो तुम उसको ही पढ़ा दो, इतना होना चाहिए। तो इतना स्ट्रांगली आप उसको पढ़ा सको, इतना आपको सोते सोते भी वो चीजें आ जानी चाहिए, इतनी रिवीजन करनी है। तीसरी चीज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है? मॉक क्विज, डेली क्विज दो। मॉक तो संडे टू संडे देते हैं, लेकिन डेली क्विज आप अपना टाइम स्लॉट देख लो, या आपको देखना बीच बीच में करना है। जैसे मैं ट्यूशन जाती थी ना, ट्यूशन पढ़ाती थी तो बीच बीच में देती थी, या बीच में थोड़ा टाइम मिल गया तो दे लिया। तो आपको ये करना है, क्विज तो आपको देने ही देने हैं। उसके बाद आपको जब मॉक दे रहे हो ना तो अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। और आपको देखना है, जैसे मैथ्स को आपको 20 तक खींच के लाना है, इंग्लिश को 10 तक खींच के लाना है, और हिंदी को भी 10 मिनट तक खींच के लाना है। आपको टाइम ऐसे बनाना है कि आपको सारा पेपर देख सको, सारे पेपर को कर सको। ये टाइम आपको मॉक टेस्ट से ही प्लान करके चलना है। और मॉक टेस्ट में जब वो परफॉर्म करोगे ना तभी जाके कई लोग, हाँ जैसे कल परसों बात हो रही थी तो एक मेरे को साथ के टीचर बोल रहे थे कि यार मॉक पेपर वाले दिन ना बहुत घबराहट हो जाती है, ये हो जाता है वो जाता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपने इतनी बार मॉक टेस्ट दे दिया होना चाहिए कि पेपर वाले दिन आपको टेस्ट ही लगे, आपको फील ही ना हो, ठीक है। और जब हम काम करते हैं ना किसी चीज के ऊपर, मान लो आपको डर लग रहा है किसी चीज से, एंजाइटी हो रही है या कुछ और चीज है, तो ये अगर आप मेहनत करने वाले हो तो ये पॉजिटिव साइंस आपके लिए कि आप किसी एक गोल को लेके सीरियस हो। लेकिन केवल ये एंजाइटी हो रही है और आप मतलब मजे ले रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, फिर तो नेगेटिव साइन। जो करने वाला बच्चा होता है ना सर, वो ये देखता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, मैं इसमें बेटर क्या कर सकता हूँ, वो वाली चीज है। तो आपको उसी पे ध्यान देना कि आपके हाथ में क्या है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, पढ़ाई करो, डेली पढ़ो। वो थोड़ा अभी 1-2 साल के लिए होता है, लेकिन जब आपकी फर्स्ट सैलरी आती है ना, उसको देख के हर महीने वो फीलिंग इतनी गजब होती है। यही इसी टॉपिक पे आते हैं भाई, ये बहुत हो गया तैयारी तो बच्चा कर लेगा, अब इतना ज्ञान मिल गया उनको। अब मुझे इस पे आ जाइए मैम, जॉब लगी, पहली सैलरी कितनी थी? देखो सर मैं बताती हूँ सबसे बढ़िया बात, जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी ना तो मेरे को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा खींच तान के, मतलब होम ट्यूशन भी ले लिया, बच्चे बढ़ गए, 5,000 रुपये मिलते थे, ठीक है। और जिस बच्चे को मैं पढ़ाने जाती थी ना उसकी 3,000 रुपये फीस थी जब वो फर्स्ट क्लास में था। मैं उसको देख के सोच रही इसकी मम्मी ट्यूशन की फीस भी दे रही है, ट्यूशन और स्कूल की भी दे रही है, बस का भी। मैं कह रही यार मैं अपने बच्चे कैसे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मुझे ये हो गया बेटा गुजारा नहीं है ट्यूशन में, और बातें सुननी पड़ती हैं। आप 5 मिनट बाद आए हो, 5 मिनट लेट आए हो, संडे को पढ़ा देना, एक छुट्टी की थी। मेरा ना अंदर से मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स मेरी लाइफ में हुए हैं जिससे मैं यहाँ तक आई, मतलब आप मेरे को बनाया है उन चीजों ने। तो जब मेरी सैलरी का वो बना तो उसमें लिखा होता 54,000। आप सच सोचो, मैंने वो एक बार डायरी में लिखा था कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि 5,000 से 50,000 रुपये पहुंचूं। वो मैंने लिखा हुआ, मैं कभी दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया लगा मैम, काफी बढ़िया गहन डिस्कशन रहा। तो थैंक यू मैम आने के लिए, पहली चीज। तो दूसरा ये है कि कोई हमारे लिए सुझाव हो, और हमारे जो कैमरे के उधर बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज आप बता सकते हो, है ना? या मेरे लिए कोई सुझाव हो स्पेशल वो बता दो आप। सुझाव सही है, जल्दी जल्दी वीडियोस लाओ ताकि बच्चे वो जो डोज है मोटिवेशन का वो सब मिलता रहे उन्हें, क्योंकि बच्चे आपसे बहुत कनेक्टेड हैं। दूसरी चीज ये है ये वाली वीडियो जल्दी लाओ। दूसरी चीज ये है कि अपना एक विजन रखो और अपने दिमाग में उसकी इमेज को बार बार रिप्ले करते रहो, अपना बेस्ट दो, 1 स्टेप एट अ टाइम। टुकड़ों में तोड़ लो छोटे छोटे और करते रहो, हो जाएगा और बहुत बढ़िया होगा जो होगा। तो मैं ऑल द बेस्ट सबको, और सभी लोग जिनको मेरे को देख के, मेरी बात सुन के अच्छा लगा हो या और भी मेरे से हेल्प चाहते हो तो वो मेरे को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर मेरा चैनल मेंशन कर देंगे, उस पे क्या बोलते हो,
इंटरव्यू विद पीआरटी मैम, वो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, आप वहीं क्लिक करना, ब्लू कलर का, आपको सीधा मैम के पास पहुंच जाएगा। फिर मैं आपको चीता बना दूंगी। हाँ जी, ठीक, चलो ठीक थैंक है यू भाई, सो मच। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपका भी कहीं सिलेक्शन हुआ और आप, हाँ, अगर आपका भी कहीं सिलेक्शन हुआ और आप हमसे, हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो तो आपका स्वागत है हमेशा। आप टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे या मेल हमें कर सकते हो, हमेशा अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।